एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोटेंट 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीट हुआ था। वो है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये एक पोटेंट 20 नंबर का क्वेश्चन है जनरल फिजियोलॉजी का। इसको हम बिल्कुल भी छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते और इसको तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाएंगे। देखो, सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर हम समझे तो रेस्टिंग मतलब रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। मेम्ब्रेन मतलब कोई भी एक मेम्ब्रेन हो सकता है, वो एक्सॉन का मेम्ब्रेन हो सकता है, वो नर्व का मेम्ब्रेन हो सकता है, वो मसल का मेम्ब्रेन हो सकता है। तो मेम्ब्रेन और पोटेंशियल मतलब उसके में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना बड़ा ग्रेडियंट है, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। अब हम बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आरएमपी क्या होता है? एक स्टेबल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ अ सेल इन अ क्यूशेंट स्टेज। क्यूशेंट स्टेज मतलब क्या है? रेस्टिंग स्टेज, जब वो बिल्कुल इनएक्टिव है। तो एक स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल इन अ रेस्टिंग स्टेट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग वैरी कर सकता है। मतलब अगर आरबीसी की बात करें तो आरएमपी -10 है, अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो -100 है। तो अलग अलग जो हमारे मेम्ब्रेन है उनके लिए जो आरएमपी है वो अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा देखो, अगर हम एक्चुअली में देखें ना तो एक्सॉन में जो एक ईसीएफ होता है और आईसीएफ होता है, तो ईसीएफ और आईसीएफ का कॉम्पोजिशन बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब जितने पॉजिटिव इधर है उतने ही पॉजिटिव इधर है, जितनी नेगेटिव इधर है उतने ही नेगेटिव इधर है, तभी तो हमारा सेल न्यूट्रल रहता है। लेकिन जो फिर ये पोटेंशियल कहाँ आ रहा है? ये पोटेंशियल आ रहा है हमारे बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास में, मतलब मेम्ब्रेन से थोड़ा नीचे और मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे ये लिखा है जो ईसीएफ एंड आईसीएफ है, दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द चार्ज बिल्ड अप ओनली क्लोज टू द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन में अलग अलग आयंस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। देखो, एक चीज़ बात याद रख लो, ठीक है, सबसे पहला क्या याद रखना तुमको, हम पढ़ेंगे पोटेशियम। देखो, एक चीज़ याद रख लो कि हमको हर जगह सोडियम पोटेशियम का रोल तो पढ़ना ही है, हर जगह पढ़ना होता है। तुम कुछ भी पढ़ोगे ना, तुमको सोडियम पोटेशियम अगर आयन आया है तो सोडियम पोटेशियम आएगा ही आएगा पूरे फिजियोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम का क्या वो होता है। देखो, पोटेशियम जाता है अंदर से बाहर। अब वो जब अंदर से बाहर गया ना तो उसका रेशियो क्या होता है? अंदर होता है 35, बाहर होता है 1। मतलब अंदर बहुत ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जब टंकी हमारी इतनी ऊपर रहती है तो जब वो फुल होती है तो वो ऊपर से नीचे ही जाती है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पोटेशियम अंदर 35 है, बाहर 1 है, इतना रेशियो है। तो समझो पोटेशियम का फ्लो हमेशा बाहर की तरफ ही होगा, जिसके कारण जो इक्वेशन बनता है, देखो पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है तो मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा नर्स पोटेंशियल हो जाता है -94 मिलीवोल्ट। दूसरा आता है सोडियम का रोल। अब सोडियम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि सोडियम मेम्ब्रेन के लिए बहुत कम परमेबल होता है। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम अंदर और बाहर का अगर रेशियो देखें तो 0.1 का रेशियो है, सिर्फ 0.1 का रेशियो। तो अगर हम नर्स इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू होती है +61 मिलीवोल्ट। तो हमने पोटेशियम देखा -94 और सोडियम देखा +61 मिलीवोल्ट। अब होता क्या है कि मेम्ब्रेन हमेशा पोटेशियम के लिए 100 गुना ज़्यादा परमेबल है एज कम्पेयर टू सोडियम। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे गोल्डमैन इक्वेशन में तो हमको मिलता है ओवरऑल -86 का मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पोटेंशियल। अभी -86 का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है? देखो, पोटेशियम का -94 था, इसका +61 था, तो ये बहुत क्लोज होता है हमारे पोटेशियम के वैल्यू के साथ। ठीक है, अब जो हमारा गोल्डमैन इक्वेशन है, ठीक है, क्या है उसको एक और चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन। ये होता क्या है कि जब मेम्ब्रेन बहुत सारे आयन के लिए परमेबल हो तो डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन जो आयन का, वो डिपेंड करता है सबसे पहला तो जो आयन है उसकी पोलैरिटी, उसका चार्ज। दूसरा, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी उस आयन के लिए कितनी है। तीसरा, वो जो हमारा आयन है उसका आउटसाइड और इनसाइड रेशियो कितना है। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो इलेक्ट्रिकल चार्ज उस आयन पे कितना है, मतलब उसकी पोलैरिटी कितनी है। दूसरा, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी उस आयन के लिए कितनी है, जैसे हमने पढ़ा कि पोटेशियम 100 गुना ज़्यादा परमेबल है एज कम्पेयर टू सोडियम। और तीसरा कि उस रिस्पेक्टिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर कितना है और अंदर कितना है, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, अब हमारे पास जब सोडियम पोटेशियम पढ़ा तो सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हमने सोडियम पोटेशियम पंप से हमेशा से पढ़ा है क्या कि सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम 3 बाहर जाता है और पोटेशियम 2 अंदर आता है, जिसके कारण हमको -4 मिलीवोल्ट का पोटेशियम मिलता है, पोटेंशियल मिलता है अंदर। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, इसमें हमको ज़्यादा ये वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन हमको हुआ क्या कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। अब इसने 3 सोडियम बाहर फेंक दिए, 2 पोटेशियम अंदर ला दिया, तो ये जब कॉन्टिन्यूसली चलता है ना तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है सोडियम और पोटेशियम के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिसके कारण हमारे सोडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन और पोटेशियम का कॉन्ट्रीब्यूशन चलता रहे। ठीक है, इसके अलावा क्या
जो हमारा क्लोराइड है वो भी डिफ्यूज़ होता है, लेकिन क्लोराइड एक बैलेंस स्टेट में डिफ्यूज़ होता है, उसका ऐसा नहीं होता कि इसका रेशियो गड़बड़ हो जाए या कुछ हो। तो जो क्लोराइड है वो हमेशा एक बैलेंस स्टेट में ही चलता है। अब इसके अलावा हमने गोल्डमैन इक्वेशन पढ़ लिया, अब हमको दूसरा पढ़ना है, दैट इज नर्व्स पोटेंशियल। नर्व्स पोटेंशियल क्या होता है कि डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस मेम्ब्रेन that exactly opposes the net diffusion of a particular ion through the membrane। मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन के पास जो डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल है वो उतना ही होता है, मतलब जितना ओपोज करने के लिए चाहिए हमको, मतलब उस आयन को डिफ्यूज़ करने के लिए ओपोज करने के लिए चाहिए। मतलब अगर समझो कि कोई भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो उतना ही पोटेंशियल है जितना उस आयन की डिफ्यूजन को रोकने के लिए चाहिए, दैट इज नर्व्स पोटेंशियल। फिर हमारे पास आता है गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम, ये हमने पढ़ा था, Na+K+Cl-, इसको अलग अलग से लिख के करते हैं। तो इसमें होता क्या है, गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम हमको क्या बोलता है कि जो डिफ्यूजिबल आयन है एक सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस पढ़े, गोल्डमैन, नर्व्स इक्वेशन, गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। आपको 3 ये इक्वेशन अलग अलग से लिखना है। इसके अलावा पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, कंट्रीब्यूशन लिखना है, सोडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है, सोडियम पोटेशियम पंप का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है, और क्लोराइड के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ये डिफ्यूजिबल होता है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन ये ग्रेडियंट को बैलेंस करके रखता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये था आपका ब्रीफ में। अब आप जब खुद से लिखेंगे और अगर क्वेश्चन 20 नंबर में आता है तो आप इसी चीज़ को थोड़ा फैला के लिखेंगे, मतलब इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे अपने टर्म्स में कि पोटेशियम अब इनसाइड अपॉन आउटसाइड 35:1 पढ़ा, इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि द पोटेशियम इनसाइड द सेल इज 35 while it is outside it is only 1, so that according to the ratio है ना, the potassium always diffuse from inside to outside, means always move from ICF to ECF। तो आप इसको अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे आरएमपी के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और एक और चीज़ ज़रूरी कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एनाटमी की भी वीडियोस चाहिए क्या, और दूसरी चीज़ ये कि आपको फिजियोलॉजी का कौन सा टॉपिक समझना है जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है। आई विल मेक इट सुपर क्लियर, सुपर ईजी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।